हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अध्ययन करेंगे जंतु कोशिका की संरचना के बारे में। यानी कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक भी कोशिका दो प्रकार की होती है, एक वनस्पत कोशिका होती है, दूसरी जंतु कोशिका। तो वनस्पत कोशिका को हमने पिछले टर्न पे पढ़ा दिया है और आज का टर्न होगा कि यूकैरियोटिक जंतु कोशिका की संरचना के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर कोशिका का चित्र बनाया गया है और इसके बारे में हम लोग देखेंगे और क्रम से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली बात तो यूकैरियोटिक जंतु कोशिका की पहचान हम कैसे करेंगे, ये कौन सी कोशिका है। अगर दो कोशिकाओं की स्लाइड हमें दिखाई जाती है तो उसमें से हमें पहचान करना होता है कि ये एनिमल कोशिका है कि प्लांट कोशिका है। तो जब हमें सबसे आउटर लेयर अगर सेलवाल दिख जाती है तो हम उसको पहचान पाते हैं कि दी गई कोशिका जो है वनस्पत कोशिका है। अगर उसमें सेलवाल नहीं है, सीधे सीधे प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई देती है, तो हमें क्लियर हो जाता है कि यह दी गई कोशिका जो है जंतु कोशिका है। एक अंतर और होता है, अगर हम देखते हैं स्लाइड में, तो अगर हमें कोशिका के अंदर हरित लवक की संरचना दिखाई देती है, बड़ी बड़ी रिक्तिकाएँ दिखाई देती हैं, तो प्लांट कोशिका होती है। अगर ये सब नहीं दिखाई देती हैं, हरित लवक और रिक्तिकाएँ अनुपस्थित होती हैं, तो उसको हम जान लेते हैं, तुरंत ही डिफाइन कर लेते हैं कि दी गई कोशिका एनिमल कोशिका है। अगर रिक्तिकाएँ होती भी हैं तो बहुत छोटी छोटी होती है जंतु कोशिकाओं में, अन्यथा नहीं होती हैं। तो हम लोग अब क्रम से इसको देखते हैं और अध्ययन करते हैं, यानी यूकैरियोटिक जंतु कोशिका के बारे में। तो जंतु कोशिका के बारे में हम लोग देखें तो पहले ये सारे चीज़ स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। हमने ड्रा कर दिया है तो इसको देखेंगे पहले क्या है। सबसे बाहर इसकी कोशिका कला दिखाई दे रही है। पहले हम देखेंगे एक ही लेयर इसमें प्रेजेंट है, यानी उसको कहते हैं कोशिका कला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कोशिका की आउटर सरफेस है, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है, अर्धपारगम में होती है। कोई भी कला होती है जो वो अर्धपारगम में होती है, इसका मतलब है कि वह कुछ ही पदार्थों के लिए यानी आने जाने का मार्ग प्रशस्त करती है और बहुत सारे जो अनावश्यक पदार्थ है उसको अंदर जाने से रोक देती है। यानी विलायक के अणुओं को, लेकिन जो कोशिका के लिए आवश्यक होगा उसी के लिए केवल उसी को अंदर जाने देगी, बाकी सारे पदार्थों को बाहर रोक देगी। इसीलिए अर्धपारगम झिल्ली की संज्ञा दी गई है। जितनी भी कलाएँ होती हैं सबकी यही है। ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल बनी होती है, अर्थात प्रोटीन और लिपिड की मिलकर के बनी होती है। इसकी रासायनिक प्रवृत्ति लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना, यानी लाइपोप्रोटीनियस होती है। अब हम लोग देखेंगे फिर इसके नीचे जो दिया है संरचना, गाल्जी काय। ये गाल्जी काय है। ये इसके बीच वाला भाग कुछ धंसा होता है और किनारे किनारे उभरा होता है, अर्थात ये अवतल टाइप की होती हैं। और इसमें जो अवतल जैसी संरचना है, ये महीन महीन नलिकाओं की, यानी ये थैलियों की, थैली कहा जाए तो ठीक रहेगा, ये कई थैलियों से एक दूसरे के ऊपर इकट्ठे हो जाने से बनी हुई संरचना है, जिसे हम लोग गाल्जी काय कहते हैं। इस संरचना का मुख्य कार्य जो होता है, यह उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करती है तथा छोटे मोटे जो बचे हुए कण होते हैं, अपचित भोजन के कण होते हैं, उसे पचाने का भी कार्य करती है। जब भोजन पच जाते हैं तो यह इसके किनारे किनारे के भाग छोटे छोटे कणों के रूप में टूट करके उससे घेर लेते हैं अपशिष्ट पदार्थ को, और धीरे धीरे ये बाहर की तरफ इसको निकाल देते हैं, यानी उत्सर्जन का भी कार्य करती है। यानी जो अनावश्यक पदार्थ है उसे बाहर निकालने का कार्य करती है। यानी ये कोशिका की ट्रैफिक पुलिस भी कही जाती है, गाल्जी काय। अच्छा, ये जो कोशिका कला होती है इसके बारे में हमने भी बताया कि जो आवश्यक पदार्थ है उसी को ये अंदर आने देगी, अन्यथा अनावश्यक पदार्थ को बाहर रोक देती है, अंदर आने नहीं देती है। और जो इसके कोशिका के अंदर अनावश्यक पदार्थ हैं उनको बाहर भेज देती है। यानी इसे कहा जाए तो ये कोशिका की गेटमैन का कार्य करती है। यानी कोशिका कला को हम लोग गेटमैन भी कहते हैं, यानी कोशिका का गेटमैन होती है, जिसको चाहेगी अंदर आने देगी, जिसको चाहेगी नहीं आने देगी। अच्छा, गाल्जी काय को कोशिका की ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, क्योंकि यह खराब पदार्थों को पकड़ पकड़ के बाहर निकालती रहती है। ये जो अनावश्यक अपचित भोज्य पदार्थ के कण रहेंगे उसको अपने पास पकड़ेगी
और उसके बाद इसे एक कवर में बंद करेगी, पचा देगी एंजाइम की सहायता से। आवश्यक पदार्थ जो अगर ऊर्जा मिलती है एटीपी उसको ले लेगी और बाकी चीज़ को बाहर निकाल देगी। अच्छा, दूसरा बात आते हैं SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी प्रत्येक कोशिका में 2 या 2 से अधिक भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में कहें तो अंतःप्रद्रव्य जालिका इसका नाम होता है, जो इधर भी दिखाई गई है, इधर भी संरचना है। ये संरचना होती है, ये भी थैली और नलिकाओं से मिलकर बनी हुई संरचना होती है, जो कोशिका को साइटोस्केलेटन मतलब एक ढांचा प्रदान करती है। जैसे अस्थिपंजर जिसे बोलते हैं उसी तरह से भी काम करती है, यानी इसके शेप को बनाए रखने का कार्य करती है, कोशिका के शेप को बनाए रखने का। जिस प्रकार से साइकिल में तिल्लियाँ लगी होती हैं, यानी उसके धुरी पर कसी होती हैं और रिम को चलाने के लिए सही ढांचा बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है, उसी प्रकार से ये जो होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी SER और RER दोनों होती है, वो यानी अस्थिपंजर बनाने का काम करती है, जिससे कोशिका की आकृति निश्चित बनी रहे। दूसरी बात, ये SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें राइबोसोम के कण चिपके हुए नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण ये चिकना दिखाई देती है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया है SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा गया है इसे। अच्छा, इसमें वसा का कुछ मात्रा में वसा का संश्लेषण होता है और प्रोटीन का संश्लेषण इसमें नहीं होता है। अच्छा, इसको पता है तो इसको देख लीजिए, यानी इधर वाली जो RER है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उधर SER था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इधर RER है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह रेटिकुलम जो है खुरदुरी दिखाई देती है, इसलिए रफ की संज्ञा दी गई, क्योंकि इसमें छोटे छोटे जो राइबोसोम के कण होते आकर के इस पर चिपक जाते हैं, और इसलिए यह खुरदुरी दिखाई देने लगती है, इसीलिए इसे RER कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थान प्रदान भी करना, ढांचा तो प्रदान करती है, साथ साथ प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थान भी प्रदान करती है। यह जो होती है यानी RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। अच्छा, ये निकली कहाँ से होती है? केंद्रक कला से सट करके, यानी केंद्रक कला के बाहरी कला से, यानी आउटर लेयर से जो है ये विकसित होती है और पूरा कोशिका कला के लगभग तक फैली रहती है, ठीक। उसके बाद आगे आते हैं न्यूक्लियर पोर। यहाँ पर केंद्रक छिद्र है, जो कई केंद्रक चारों तरफ से घिरा रहता है दोहरे परत के आवरण से, जिसे केंद्रक कला कहते हैं। और इसमें जो अंदर वाला जो बीच बीच में इसमें छिद्र पाया जा रहा है, गैप है, उसे केंद्रक छिद्र कहते हैं। इसके रास्ते जो केंद्रिका में बनते हैं छोटे छोटे राइबोसोम के कण, वो बाहर निकलते हैं, और जो उत्सर्जी पदार्थ भी बनते हैं केंद्रक में, वो भी इसके रास्ते बाहर निकलते जाते हैं, ठीक है। ये केंद्रक पोर का काम रहा। अच्छा, आवश्यकता अनुसार अगर ऊर्जा की आवश्यकता है, भोज्य पदार्थों की आवश्यकता है, जैसे जैविक अणु, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि की आवश्यकता, तो इसके रास्ते इसमें अंदर भी चले जाते हैं। ये रहा न्यूक्लियर कोर का काम, केंद्रक छिद्र का काम। फिर आउटर न्यूक्लियर कोर, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लिखा गया है, बाहरी केंद्रक कला। बाहरी केंद्रक कला इसे सुरक्षा का कार्य करती है, और इसी से जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जनरेट होती है। दूसरा है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आंतरिक केंद्रक कला। आंतरिक केंद्रक कला का मुख्य कार्य अंदर पाए जाने वाले केंद्रक द्रव्य को बाहर जाने से रोकना है। न्यूक्लियोलस, इसमें केंद्रिका पाई जाती है जो गाढ़े रंग की होती है, कभी कभी बीच में पाई जाती है, कहीं किनारे भी पाई जा सकती है, लगभग बीच में ही पाई जाती है। इसकी खोज फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने किया था, और इसका मुख्य कार्य होता है राइबोसोम का निर्माण करना, यानी राइबोसोम को यह निर्मित करती है, ठीक है। इसे केंद्रिका कहते हैं। कुछ कोशिकाओं में, जैसे प्याज की कोशिकाओं में 4 केंद्रिका हो सकती हैं, लेकिन बहुत सारी कोशिकाओं में एक ही केंद्रक में एक ही केंद्रिका पाई जाती है। ये केंद्रिका का कार्य रहा। अब न्यूक्लियोप्लाज्म, इसमें भरे हुए द्रव्य, केंद्रक के अंदर जो द्रव भरा रहता है, चिपचिपा, गाढ़ा, जेली सदृश, अर्धपारदर्शी, इसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी इसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं, जिसमें प्रोटीन, कुछ मात्रा में वसा के कण और जल की मात्रा, न्यूक्लियोटाइड्स मतलब जैसे
क्रोमैटिन धागे होते हैं, ये सब हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन इसमें उपस्थित होते हैं, इसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। स्फेरोसोम, अगला पॉइंट है स्फेरोसोम। यह केंद्र जीव द्रव्य में पूरा जो प्रोटोप्लाज्म है, इस जीव द्रव्य में छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में कण पाए जाते हैं जो गोलाकार होते हैं, इसको हम लोग स्फेरोसोम बोलते हैं। ये स्फेरोसोम मुख्य रूप से वसा का संग्रह कहते हैं, वसा का संग्रह करते हैं। अच्छा, वसा की सूक्ष्म बूंदें कुछ कोशिका द्रव्य में कुछ जगहों पर वसा की सूक्ष्म बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं, यानी जो जिन भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, वो स्टोर हो जाते हैं और वसा के रूप में छोटे छोटे कणों के रूप में जीव द्रव्य में इधर उधर पाए जाते हैं। इसे हम वसा की सूक्ष्म बूंदें यानी ऑस्मियोफिलिक ड्रॉपलेट्स भी कहते हैं। लाइसोसोम, इसमें हाइड्रोफिलिक एंजाइम पाई जाती हैं, यानी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, यानी जल से क्रिया करने वाली एंजाइम लगभग 35 प्रकार की एंजाइम भरी होती हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाई जाती है, जो इसमें कुछ ऐसे कण उपस्थित हो जाते हैं अगर जो पच नहीं पाते हैं, यानी जो इसके अतिरिक्त मालिक्यूल भोज्य पदार्थों के होते हैं उसको ये पचाने का कार्य करते हैं। इसका पीएच लगभग कोशिका के पीएच के समान ही होता है, बल्कि थोड़ा कम होता है। यदि कोशिका का पीएच 6.5 के समथिंग रहता है तो ये अच्छे से कार्य करते हैं, ये फटते नहीं हैं। लेकिन अगर पीएच कोशिका का किसी कारणवश 3 से 4 के बीच आ जाए तब इनकी अम्लीयता बढ़ जाती है पूरी कोशिका की, और ये अम्लीय माध्यम में ब्लास्ट कर जाती हैं। 3 से 4 पीएच पर ये ब्लास्ट कर जाएंगे और कोशिका के अन्य कोशिकांगों को पचाने लगेंगे, क्योंकि इसमें 35 प्रकार की हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरी हुई है, जिसके कारण एक कोशिका के कोशिकांगों को पचाने लगते हैं, पूरी कोशिका को नष्ट कर देते हैं। इसलिए इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। ये सिंगल आवरण से घिरी हुई संरचना होती है। स्फेरोसोम भी सिंगल आवरण से घिरी हुई संरचना होती है। अच्छा, अब यहाँ पर लिखा गया है सूक्ष्म नलिकाएं, सिस्टर्नी। ये नलिकाएं जो होती हैं छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में महीन महीन नलिकाएं पाई जाती हैं और इसको सिस्टर्नी कहते हैं। इसका विशिष्ट काम नहीं होता है, ये कोशिका के किनारे किनारे पर इकट्ठी हो जाती हैं। और माइक्रोट्यूबुल, सूक्ष्म नलिकाएं, कुछ नलिकाएं बहुत छोटी छोटी होती हैं जो अंतःप्रद्रवी जालिका अर्थात SER अथवा ER के टूटने से बनती हैं। ये किनारे किनारे इकट्ठी होती हैं। इसका हो गया सूक्ष्म नलिकाएं। ये बाद में ये सूक्ष्म नलिकाएं जो है कोशिका विभाजन के समय कोशिका के बीच बीच में इकट्ठी हो जाती हैं और कोशिका कला के निर्माण में भी सहायता करती हैं। अच्छा, अब आगे आते हैं फिर राइबोसोम। राइबोसोम लिखा गया है। राइबोसोम केंद्रक द्रव्य में भी पाया जाता है और RER पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी पाया जाता है तथा कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में भी जगह जगह बिखरा रहता है, यानी पूरा कोशिका द्रव्य ही भरा हुआ है, इसमें जगह जगह बिखरा धंसा रहता है ये राइबोसोम। अच्छा, ये 70S और 80S यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S और 80S दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। अच्छा, ये लिखा गया है थ्रेड्स, क्रोमैटिन थ्रेड्स, क्रोमैटिन धागे। ये क्रोमैटिन धागे इसमें रहते हैं, जीव द्रव्य में केंद्रक द्रव्य में पड़े रहते हैं। यही बाद में जो है गुणसूत्र की रचना का निर्माण करते हैं। राइबोसोम, ये तो हमने बता ही दिया है कि राइबोसोम इस पर लगे रहते हैं। अच्छा, इसमें धंसी हुई कौन सी? राइबोसोम की 2 उप इकाइयाँ होती हैं। जैसे 80S है तो उसका 60S, यानी 80S राइबोसोम का 2 भाग होता है, एक 60S होता है और एक 40S होता है। तो 60S वाला भाग जो होता है यह नीचे धंसा रहता है और 40S वाला भाग ऊपर की तरफ रहता है, यानी ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर धंसे रहते हैं। इस बात को आप लोगों ने जाना, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रकार की और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो सीधे यहाँ से आकर के कोशिका कला तक अटैच है। यह प्रायः उत्सर्जन का कार्य करती है, यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब इसके बारे में हमने बताया। एक कोशिकांग और छूटा हुआ है, अभी देखते हैं कौन कौन छूटा है। यानी सेंट्रोसोम, तारक काय। ये तारक काय की संरचना है। तारक काय कोशिका विभाजन के समय विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं, यानी इसमें 2 सेंट्रियोल होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं।
एक सेंट्रीओल यही रह जाता है, एक विपरीत ध्रुव पर आकर के स्पिंडल फाइबर का निर्माण करता है, जिससे केंद्रक विभाजन होना शुरू हो जाता है। यानी कुल मिला के कहा जाए कोशिका विभाजन में सहयोग करता है तारक काय। अच्छा, यहाँ भी राइबोसोम लिखा गया 70S 80S, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ पर लिखा गया माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्रकणिका, ये सूत्रकणिका है माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें श्वसन की क्रिया होती है, ये ATP का निर्माण करती है, यानी यह ऊर्जा उत्पादन का मुख्य केंद्र है, इसीलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। ऊर्जा गृह, कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। ये ATP का उत्पादन नहीं करती है, जिसके कारण कोशिकाओं का तापमान सदैव बना रहता है और कोशिकाएं अच्छे ढंग से कार्य करती हैं, जिससे पूरी बॉडी, एनिमल्स की पूरी बॉडी अच्छे ढंग से कार्य करती है। अच्छा, ये सूत्रकणिका है। नीचे लिखा गया जीव द्रव्य, पूरा मुख्य जो लिक्विड होता है वो जीव द्रव्य ही है। इसी अगर जीव द्रव्य न रहे तो कोशिका जीवित नहीं रह पाएगी, और जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधारशिला होता है। हक्सले ने कहा था, वैज्ञानिक हक्सले ने बताया था, जीव द्रव्य जीवन की भौतिक आधारशिला होती है। तो आप सभी लोग इस चीज़ को देखें। और ये जीव द्रव्य का एक और काम है, जीव द्रव्य पूरे कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांगों को एक दूसरे से बांधे रखता, फिक्स किए रहता। भले ही उसमें मोशन गति होती है, लेकिन उसको एक स्थान पे एक दूसरे से टच नहीं होने देता है और उसको बांधे रखता है। जीव द्रव्य में वे सभी पदार्थ पाए जाते हैं जिससे कोशिका के कोशिकांग एनर्जी प्राप्त करते रहते हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति कुछ भी खाता है दुनिया में तो 5 प्रकार का पदार्थ खाता हो। नंबर 1 है वसा, नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 3 प्रोटीन्स, नंबर 4 विटामिन, नंबर 5 खनिज लवण। यही 5 पदार्थ उसके शरीर के अंदर जाते हैं। यही पाचन और अवशोषण की क्रिया के दौरान पूरे बॉडी के अंदर होते हुए ब्लड के रास्ते, यानी एनिमल है तो उसमें ब्लड बहेगा, तो ब्लड के रास्ते पूरी कोशिका में पहुंच जाते हैं, जो जीव द्रव्य में पड़े रहते हैं। कोशिका उसे लेकर के आवश्यकता अनुसार उसका जारण करती है और उसके बाद अपने क्रियाकलाप को चलाती है। ऊर्जा उत्पादन हो जाता है, ATP बन जाती है, जिससे कोशिका का सारा काम चलता रहता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। ये आपको हमने बताया कोशिका, जंतु कोशिका के बारे में, यूकैरियोटिक जंतु कोशिका के बारे में, यह उसकी संरचना रही। थैंक यू। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।